हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे और हिंदी में पहला नंबर चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। दूसरा नंबर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, उसने कहा था, जिसका हम आपको पूरा कहानी पढ़ा चुके हैं। आज प्यारे बच्चों बारी है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, यानी आपके किताब में और आपके क्वेश्चन बैंक में हम सिर्फ किताब वाला क्वेश्चन आपको नहीं कराएंगे, क्वेश्चन बैंक वाला भी जो क्वेश्चन है, यानी कि बिहार बोर्ड में वैसे क्वेश्चन जो पहले के वर्षों में पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों हम लोग साथ ही साथ करते चलेंगे। तो कुल मिलाकर के आज हम लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से एकदम सरल अंदाज में, सरल भाषा में हम लोग क्या देखने वाले हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। हिंदी चैप्टर 2 उसने कहा था का एकदम सबसे आसान भाषा में हम आपको बताएंगे, यानी कि जिस भाषा में हम आपको बताएंगे, अगर आप चाहे तो हूबहू जाकर के आप लोग परीक्षा में वैसे लिख सकते हैं, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। ऐसे आप लोग जानते हैं कि परीक्षा में साफ साफ निर्देश रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। लिखा रहता है ना कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। लेकिन प्यारे बच्चों, यहां पर हम आपको जो शब्दों में उत्तर देकर के बता रहे हैं, वो हमारा शब्द नहीं बल्कि एक विद्यार्थी का ही शब्द होगा जब आप उसे परीक्षा में लिखेंगे, क्योंकि हम उस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखवाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी आप लोग क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। जितने भी सारे बच्चे अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप अपने दोस्तों के बीच, जहां पर भी हो सके, जहां पर आप लोग शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके व्हाट्सएप के साथ कनेक्टेड हैं, उनके साथ जरूर ये क्लास को शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि भाई क्लास शुरू हो गया है, आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। और अगर क्लास आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। और इस चैनल पर अगर आप लोग नए होंगे, पहली बार अगर हमारा क्लास कर रहे हैं, या फिर अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज प्यारे बच्चों क्या है आपको पता है, 22 मार्च है और 22 मार्च बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम लोग एक बिहारी हैं, तो बिहार दिवस हमारे लिए स्पेशल होता है, खास होता है। तो सबसे पहले आप सभी को बिहार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आप सभी को बिहार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिहार और बिहारी हमेशा प्यारे बच्चों दूसरे पर पड़ते हैं भारी। तो बिहारी होने पर हमें तो भाई पर्सनली गर्व है और हमें बिहार बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोगों को हम कहते सुने हैं कि बिहार हमें बड़ा बकवास लगता है। खुद बिहारी हैं, बिहार में जन्म हुआ है, इसी माटी में पले बढ़े हैं, लेकिन उनके मुख से सुनिएगा कि बिहार हमें बड़ा बकवास लगता है। लेकिन नहीं भाई, अगर हमसे कोई पूछे तो हम कहेंगे कि हमें बहुत गर्व है और बहुत फक्र है कि हम बिहारी हैं और बिहार की मिट्टी में हमारा जन्म हुआ है। ठीक है ना। चलिए, तो आज प्यारे बच्चों हम लोग सीधे चलते हैं यहां पर क्वेश्चन आंसर पर। लेकिन उसके पहले बता दें कि अगर आप लोग चैप्टर का नोट्स पाना चाहते हैं या फिर पूरा साइंस तैयारी करना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ये हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ का एकदम प्रॉपर तरीके से अगर आप लोग साइंस बैच में तैयारी करना चाहते हैं, तो अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आप साइंस बैच 2025 में आप लोग अपना एडमिशन ले सकते हैं, जहां पर फी आपको लगता है मात्र 1250, जहां पर पढ़ा रहे हैं बिहार के सबसे बेस्ट फैकल्टी। ठीक है, बिहार के सबसे बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ा रहे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए तो प्यारे बच्चों सीधे हम लोग चलते हैं, और तमाम तरह के फीचर्स के साथ आपको ये चीज मिल रहा है। तो सीधे हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन आंसर पर। पहला नंबर क्वेश्चन से हम आपको बताना शुरू करते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त आंसर है बाबू, इसको आप लोग अगर याद कर लेते हैं या फिर अगर समझ लेते हैं, तो हूबहू जाकर के आप लोग परीक्षा में लिख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा गौर से समझिएगा। क्वेश्चन को अगर समझ गए तो फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा। कह रहा है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। अगर आप लोग कहानी को अगर देखे होंगे, अगर आप लोग कहानी को प्यारे बच्चों पढ़े होंगे, तो उसमें देखिएगा कि 1 2 3 4 5 करके कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। पेज नंबर 27 में देखिएगा, नीचे की तरफ 5 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको यकीन ना हो तो आप लोग यहां पर देख लीजिएगा, ये पेज नंबर 27 है, यहां पर देखिए ये 5 लिखा हुआ है ना। यानी कि ये जो पूरा कहानी है प्यारे बच्चों, ये 5 भागों में बटा हुआ है। तो हम यहां पर लिख भी दिए हैं कि उसने कहा था जो कहानी है वो 5 भागों में बांटी गई है।
5 भागों में कहानी को बांटा गया है। और कह रहा है कि कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर के 3 भागों में। कौन कौन से 3 भाग? तो दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा, तीसरा और चौथा भाग में क्या है? युद्ध का वर्णन है। बाकी पहला भाग में तो आपको पता है कि बचपन का वर्णन है, जिसमें हम आपको बताए थे कि एक लड़का एक लड़की मिलती है, लड़की को बचाती है टांगे के नीचे आने से और पूछती है कि तेरी कुड़माई हो गई है। लड़की धत कह करके भाग जाती है, फिर एक दिन गुस्से से कहती है कि हाँ हो गई है, बताओ क्या करना है। तो ये आपका पहला पार्ट में था। और फिर 5वां पार्ट में क्या है? 5वां पार्ट में वही चीज सब कुछ है जो लहना सिंह है वो आता है सूबेदारनी के घर पर। सूबेदारनी उनसे कहती है कि भाई जिस तरीके से टांगे से हमारी रक्षा किए थे, हमारे पति और बेटे के भी रक्षा उसी तरीके से करना। तो ये सब कुछ आपको पता है। तो पहला पार्ट और 5वां पार्ट को छोड़ करके बाकी जो दूसरा, तीसरा और चौथा भाग है उसमें क्या है? उसमें क्या है बताइए? युद्ध का वर्णन है। ये आप लोगों को पता होगा। ओके, समझ गए? बताइए जल्दी से, सारे बच्चे यहां तक समझ गए, हाँ या ना? यस सर, यस सर, यस सर। सभी बच्चों को समझ में आ गया, हाँ या ना? बोलिए जल्दी से, ठीक है ना? यस सर, समझ गए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है, तो आप क्या बताएंगे? 3 भागों में, दूसरा, तीसरा और चौथा। मतलब पहला और 5वां को छोड़ करके बाकी जो 3 भाग है उसमें युद्ध का ही वर्णन है। चलिए, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कहानी के पात्रों की एक सूची बनाइए। यानी कि कहानी, ये जो आपका कहानी है उसने कहा था, इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं? आपसे यही पूछा जा रहा है ना, इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं, कौन कौन से कैरेक्टर हैं? तो 3 कैरेक्टर के बारे में तो आप लोग बहुत जानते हैं और भूलने वाली बात नहीं है। लहना सिंह, हजारा सिंह और बोधा सिंह, इसके बारे में तो तीनों को हम आपको बताए हैं। इसके अलावा और भी इसमें प्यारे बच्चों बहुत सारे कैरेक्टर हैं, जैसे ये एक लपटन सिंह, ये लपटन साहब हो गए, और भी है ना, बोधा सिंह हो गया, लहना सिंह हो गया, हजारा सिंह हो गया, कीरत सिंह हो गया। तो ये सब इस कहानी के पात्र हैं। तो हम आपको बजीरा सिंह हो गया, तो ये सब हम आपको बताए हैं। देखिए, कहानी में कई एक पात्र हैं जिसमें से कुछ प्रमुख हैं और कुछ गौण हैं। यानी कि कुछ पात्र तो ऐसे हैं जो कि बाहर निकल करके आते हैं और कुछ पात्र ऐसे हैं जो कि क्या है? गौण हैं। यानी कि उसके बारे में जहां तहां चर्चा है, सिर्फ पढ़ना है। तो कौन कौन है भाई? सबसे पहला तो लहना सिंह, जो कि इस कहानी का हीरो है, नायक है। लहना सिंह क्या है? इस कहानी का हीरो है, इस कहानी का नायक है। समझ गए? दूसरा है प्यारे बच्चे सूबेदारनी। आपको पता है ना सूबेदारनी कौन है? वही लड़की जो बचपन में टांगे के नीचे आने से बच गई थी और जिस लड़की ने बोली थी कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई है, तो वो हो गया सूबेदारनी। उसके बाद हो गया सूबेदार हजारा सिंह, जो कि सूबेदारनी का पति है। उसके बाद सूबेदारनी का बेटा है यहां पर कौन? बोधा सिंह, सूबेदार का बेटा। उसके बाद हो गया आतर सिंह, जो कि लड़की का मामा है। उसके बाद महा सिंह, जो कि सिपाही है। बजीरा सिंह सिपाही है, आदि और भी कुछ कैरेक्टर हैं, लेकिन मुख्य कैरेक्टर है, मुख्य पात्र जो है प्यारे बच्चों, वो यही सब है। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा था कि कहानी के पात्रों की एक सूची बताइए। यहां पर परीक्षा में जब पूछेगा तो आपसे पूछा जाएगा, उसने कहा था कहानी के पात्रों की एक सूची बताइए। ठीक है ना? उसने कहा था कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करिए। तो ये सब कुछ प्यारे बच्चों आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे, समझते होंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करने के लिए बोल रहा था, ध्यान रखिएगा। चलिए, 2 क्वेश्चन में तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, हैं? 2 क्वेश्चन देखो भाई, उस लड़की का नाम यहां पर कहानी में जिक्र ही नहीं किया गया है, तो हम आपको बताएं कैसे? एक बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर उस लड़की का नाम बता दीजिए। अरे उस लड़की का नाम का अगर कहानी में रहेगा तब ना बताएंगे। यहां पर सिर्फ सूबेदारनी कहा गया है, तो भाई समझ लीजिए ना कि सूबेदारनी ही पात्र है, नाम नहीं कहा गया है, सिर्फ सूबेदारनी। तो समझ लीजिए कि वही सूबेदारनी है। ठीक है ना? चलिए, 2 क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर, जल्दी से कह के आप हमें संकेत करिए, बता दीजिए भाई कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। यस सर जी, यस सर जी। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? दोनों कहानी, दोनों क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। पहला कह रहा था कहानी कितने भागों में बटी है, तो 5 भागों में बटी है। कितने भागों में युद्ध का वर्णन है, तो कुल 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। ये कहानी, ये क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कह रहा था पात्र, कौन कौन सा पात्र है, तो लहना सिंह हो गया, उसके बाद सूबेदारनी हो गया,
उसके बाद सूबेदार हजारा सिंह हो गया, उसके बाद सूबेदार का बेटा हो गया बोधा सिंह, उसके बाद वजीरा सिंह सिपाही हो गया, महा सिंह सिपाही हो गया, और अतर सिंह हो गया लड़की का मामा। तो इतना आप लोग बस याद रखिए, इतना ही पात्र में आपका काम चल जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। देखो भाई ये क्वेश्चन जब पूछा जाएगा ना तो बड़ा क्वेश्चन में से आता है, तो ये ज्यादा नंबर का यानी दीर्घ उत्तरीय का पूछा जाएगा। इसका जवाब भी आपको बड़ा देना होगा, क्योंकि यहां पर लहना सिंह का परिचय पूछ रहा है कि भाई साहब लहना सिंह के बारे में बताइए। तो लहना सिंह तो इस कहानी का हीरो ही है, लहना सिंह तो इस कहानी का हीरो ही है। तो आपसे हीरो के बारे में पूछ रहा है तो आपको बताना भी होगा एकदम हीरो की तरह, नायक की तरह। तो देखिए कह रहा है कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। तो लिखेंगे कि लहना सिंह एक वीर सिपाही है। लहना सिंह क्या है? एक वीर सिपाही है। वह उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र तथा नायक भी है। लहना सिंह जो है वह उस कहानी का क्या है? मुख्य पात्र भी है तथा नायक भी है। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरीके से उभारा है। कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित व्यवस्था उभरकर सामने आई है। कौन कौन व्यवस्था उभर करके सामने आई है इसके बारे में जरा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहला तो है कि वह कहानी का नायक है भाई, यानी कि जो पूरा कहानी है वो बचपन से लेकर के अंतिम तक लहना सिंह पर ही निर्भर है। इस कहानी का जो मुख्य हीरो है वो कौन है? लहना सिंह ही है। तो ये आप लोग जानते होंगे। कहानी का समस्त घटनाक्रम लहना सिंह के आसपास घटता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वह कहानी का प्रमुख पात्र तथा क्या है? नायक है। उसके अलावा लहना सिंह सिर्फ कहानी का नायक ही नहीं बल्कि एक सच्चा प्रेमी भी है, जो कि प्रेम में अपने प्राण का भी बलिदान कर दिया, पीछे नहीं हटा। समझ गए ना? तो लहना सिंह सिर्फ एक सच्चा नायक ही नहीं, सच्चा प्रेमी भी है। ठीक है ना? तो लिखेंगे लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी भी है। बचपन में उसके हृदय एक अनजान भावना ने जन्म लिया, उसके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म लिया जो कि प्रेम था। यद्यपि उसे अपना प्रेम न मिल सका, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से उसे अपने हृदय में बसा करके रखा, और अंततः वह उसी प्रेम के लिए जो उसका कभी ना हो सका उसने जान भी दे दिया। आपको बताया ना, वही बचपन की लड़की जिसने उसका दिल जीत लिया था। किसका? लहना सिंह का। और वो लहना सिंह बार बार पूछता था कि क्या तेरी कुड़माई हो गई है, बता दो जरा। लेकिन अंततः वह लड़की बोलती थी है कि भाई हाँ हमारी कुड़माई हो गई है, और लहना सिंह का दिल टूट जाता है। किसी तरीके से वह उछलते कूदते इधर उधर शरारत करते घर पहुंचता है, फिर बाद में सिपाही बन जाता है, और उसके पति और उसके बेटे का रक्षा करते हुए प्राणों का बलिदान भी कर देता है। तो कुल मिलाकर के वो एक सच्चा प्रेमी भी था। ठीक है ना? इतना ही नहीं, वो जो लहना सिंह था यह बहादुर और निडर भी था। मतलब बहादुर भी था और क्या था? निडर भी था। तब ना लेफ्टिनेंट सिंह का भेष बदल करके एक जर्मन सैनिक आ गया, तब उसको मार गिराया। उसके जांग में गोली लग गया, उसके पसली में गोली लग गया, फिर भी वो नहीं घबराया। तो वह लहना सिंह क्या था? एक बहादुर भी था और निडर भी था। तो लिखेंगे कि लहना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्तित्व का स्वामी है। तभी तो बैठे रहने से बेहतर युद्ध को समझता था। कहता था कि बैठे रहने से बेहतर है कि युद्ध लड़ेंगे, बैठे बैठे क्या करना है, उससे अच्छा है युद्ध लड़ेंगे। तो ये लहना सिंह क्या है भाई? बहादुर और निडर भी है। तो कुल मिलाकर के लहना सिंह का बाबू ये परिचय है, बहुत ही शानदार है। उसके अलावा और थोड़ा सा लिखेंगे कि वचन पालन भी है, यानी कि जो कह देता है उसे कर देता है। लहना सिंह जो है वो वचन पालन भी है, यानी जो कहता है वो करता है। ऐसा नहीं कि जो बात बोल दिया बस उसे भूल गया, नहीं भाई, जो कहता है सो करता है। यानी कि लहना सिंह बोला था कि हम तुम्हारे पति और तुम्हारे बेटे की रक्षा करेंगे, चाहे उसके लिए हमारी जान भी क्यों न चली जाए, और अंततः उसने रक्षा किया भी। समझ गए? तो लिखेंगे सूबेदारनी लहना सिंह से अपने पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करने की बात कही थी, लेकिन लहना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया और इसके लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। यानी कि वह वचनबद्ध भी था, वचन पालन भी था। ठीक है ना? कहता था वो करता था, चाहे उसके लिए उसको प्राण भी देना क्यों न पड़ जाए। तो यह था लहना सिंह का परिचय, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है। तो इस तरीके से अगर आप लोग जवाब देते हैं तो यकीन मानिए जितना नंबर का यह सवाल पूछा जाएगा ना उतना नंबर आपको पूरा मिलेगा। कटने की कोई बात ही नहीं है, नंबर कटने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है ना? चलिए समझ गए ना? हाँ, कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि प्रिंस सर का
आपका कुड़माई हो गया। अभी तो आपको पता ही होगा कि हो गया कि नहीं हो गया है। नए बच्चे तो भाई अनजान होंगे, लेकिन पुराने बच्चे तो अब अनजान नहीं रहे, उनको तो अच्छे से पता है कि हो गया कि नहीं हो गया। क्या, चलिए समझ गए ना। हाँ, अगर 2 नंबर में आएगा तो 2 नंबर में ही सही है, अगर 5 नंबर में आ गया तो 5 नंबर वाला। हालांकि 5 नंबर वाला में ज्यादातर व्याख्या आता है, लेकिन बाय द वे अगर पूछ दिया तो आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्रित करिए। यानी कि लहना सिंह और सूबेदारनी का क्या क्या संवाद हुआ है उसको एक जगह पर करना है। एकत्रित करना मतलब एक जगह करना। तो लहना सिंह और सूबेदारनी के बातों-चीत को क्या करना है, एकत्रित करना है। तो लिखेंगे कि पाठ में लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच कुछ संवाद है जो निम्नलिखित है। यह बचपन का संवाद। बचपन में क्या क्या संवाद हुआ था? सबसे पहले वो लड़की और वो लड़का जब दोनों आपस में मिलता है तो वो लड़का पूछता है कि तेरा घर कहाँ है, तो वो लड़की कहती है कि मगरे में, और तेरा? तो वो फिर लड़का कहता है कि मांझे में। तो फिर से वो लड़का पूछता है कि यहां कहां रहती है, तब जाकर के वो लड़की बोलती है कि अतर सिंह की बैठक में। और अतर सिंह कौन थे? लड़की के मामा थे। अतर सिंह कौन थे? लड़की के मामा थे, ठीक है ना। तो कहती है कि अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा लगते हैं। तो उसके बाद वो लड़का कहता है कि मैं भी मामा के यहां रहता हूं, उनका घर गुरु बाजार में है। तब जाकर के लड़के ने मुस्कुरा करके पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई है। उस पर लड़की कुछ आंख चढ़ा करके धत कह करके वहां से दौड़ जाती है, चली जाती है। उसके बाद वहां पर इसका संवाद खत्म हो गया है। फिर दोबारा संवाद हुआ, बस सिर्फ पूछताछ के लिए। उसके बाद वहां पर संवाद खत्म हुआ और फिर दोबारा संवाद शुरू होता है। कब? जब वो लड़का बड़ा हो गया है, सेना में भर्ती हो गया है, और इधर वो लड़की का जो पति है वो सूबेदार बन गया है। तो सूबेदार के घर पर वो संवाद होता है फिर कि मुझे पहचाना? तो बोलता है नहीं। तो फिर वो लड़की याद दिलाती है कि तेरी कुड़माई हो गई है। हाँ, कल हो गई है। तब उस लड़के को याद आता है, सूबेदारनी कह रही है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूं, ठीक है ना। तो ये प्यारे बच्चे क्या है, दोनों के बीच का संवाद है। किसके किसके बीच के? वो लड़का और वो लड़की, यानी कि ये लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच का ये पूरा संवाद है। कुछ संवाद बचपन का है और कुछ संवाद बाद का है। समझ गए ना? सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस सर जी। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब 5वां नंबर क्वेश्चन। ये 5वां नंबर कह रहा है कि कल देखते नहीं या रेशम से गढ़ा हुआ सालू, वह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई। यानी कि जब वह लड़का बार बार उस लड़की से पूछ रहा था कि क्या तेरी कुड़माई हो गई है, तब अंत में ऊब करके वो लड़की बोल देती है कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई है, ठीक है ना, कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई है। और वो लड़की इसके साथ बोलती है कि देखते नहीं ये रेशम से गढ़ा हुआ सालू। क्या बोलती है? देखते नहीं ये रेशम से गढ़ा हुआ सालू। तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चे कह रहा है कि वह सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो इसका जवाब हम लोग लिखेंगे कि कल देखते नहीं या रेशम से गढ़ा हुआ सालू, सुनते ही लहना को काफी गुस्सा आया, साथ ही वह अपने सुध बुध खो बैठा। इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में ढकेल दिया, एक खोमचे वाले के खोमचे बिखेर दिए, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक सब्जी वाले की ठेला पलट दिया, एक दूध वाले का दूध उड़ेल दिया, एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गया जिससे उसे अंधा का उपाधि मिला। यानी कि जब उस औरत से वो टकरा गया जो पूजा करके जा रही थी, तब वो औरत बोलती है कि अंधा हो क्या, दिखाई नहीं पड़ता है, यानी कि अंधा का भी उपाधि मिल गया। तो कुल मिलाकर के तब जाकर के वो अपने घर पहुंचा। तो ये है कल देखते नहीं रेशम से गढ़ा हुआ सालू सुनने के बाद उसके लड़के की प्रतिक्रिया, यानी कि उस बचपन में लहना सिंह की प्रतिक्रिया। समझ गए ना? हाँ, एक बच्चे लिख रहे हैं कि सर हिंदी का नोट्स कब दीजिएगा या कॉपी के नोट्स से याद करें। अगर आप कॉपी का नोट्स बना रहे हैं ना, तब तो हम कहेंगे कि सबसे अच्छी बात है, और आप एक तरीके से रिवीजन भी करते जा रहे हैं। अगर आप कॉपी वाला नोट्स बना रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक तरीके से रिवीजन भी करते जा रहे हैं, सिर्फ नोट्स ही नहीं बना रहे हैं, आप रिवीजन कर रहे हैं। और वैसा रिवीजन फिर नोट्स से नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ चीजें ना लिखने से ज्यादा याद होता है। भैया सालू क्या होता है?
रेशम से गढ़ा हुआ साल, साल मतलब एक ओढ़ने वाला जो आता है ना, उसको चादर टाइप का, चादर ही बोलते हैं शायद, उसी को साल कहते हैं। समझ गए ना। तो वो अपना रेशम से जो गढ़ा हुआ साल है ना, वो उसे दिखाती है कि देखो भाई, ये शादी में ही हमें रेशम का साल मिला है, तो ये देखते नहीं रेशम से गढ़ा हुआ साल, तो इस प्रकार से करके उसे दिखाया जाता है। ठीक है ना। समझ में आया, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन। ये छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जाड़ा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। बजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? निमोनिया क्या है? मौत है, और ये जाड़ा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। बजीरा सिंह के इस कथन का आशय स्पष्ट कर रहा है। तो लिखेंगे कि जाड़ा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। ये कथन सबसे पहले तो भाई बजीरा सिंह का है। किसका है? बजीरा सिंह का। और बजीरा सिंह के इस कथन का यह आशय है कि वहां युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंड पड़ रही है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि मानो उसकी जान ही निकल जाएगी। वैसे भी इस स्थिति में इतने लोगों को निमोनिया हो रहा है कि उन्हें मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा है। मतलब ठंडा इतना ज्यादा हो गया है कि लोगों को निमोनिया हो जाता है। तो इसलिए वहां पर बजीरा सिंह एक कहावत कहता है कि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं, यानी कि निमोनिया से जो लोग मर रहे हैं ना, उन्हें स्थान भी नहीं मिल रहा है दफनाने के लिए। ठीक है ना। तो इसलिए कहा गया है कि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। ऐसा नहीं सोच लीजिएगा कि मुरब्बा मतलब खाने वाला मुरब्बा। ठीक है ना। हाँ, तो वो मुरब्बा का बात नहीं हो रहा है। समझ गए। चलिए, यहां तक सारे बच्चे को समझ में आ गया? यस सर जी, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, सालो मतलब ओढ़नी होता है। अच्छा, ओढ़नी होता है, अच्छी बात है। हम भी तो वही बोले ना कि साल जैसा कुछ ओढ़ने वाला होता है, उसको सालू कहते हैं। हाँ, चलिए, और कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। बजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? तो बजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत था? वो जो इंग्लिश मैम थी उसका संकेत था ना। वो जो इंग्लिश मैम थी उसी का संकेत था ना। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि कहती है तुम राजा हो, मेरे को बचाने आए हो। बजीरा के इस कथन में फ्रांस की मैम की ओर संकेत है। बस एक शब्द में लिखेंगे, फ्रांस की मैम की ओर संकेत है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद आठवां नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है? लहना सिंह के गांव में एक तुर्की मौलवी आया था, आपको बताए थे। और उस तुर्की मौलवी की बात सुनकर के फिर अंत में लहना सिंह कहता भी है कि दोबारा कभी हमारे गांव में नजर मत पड़ना। ठीक है ना। तो वो तुर्की मौलवी क्या कह रहा था? तो तुर्की मौलवी कह रहा था, वो लहना सिंह के गांव में जो तुर्की मौलवी आया था वो कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित होते हैं। क्या कहता था? कि जर्मनी वाले बड़े पंडित होते हैं, वेद पढ़ पढ़ करके उसमें विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। यानी कि वो कहता था कि लोग पढ़ लिख करके नहीं, एक्सपीरियंस से नहीं, वेद पढ़ करके विमान चला रहा है। ये मतलब विमान चला रहा है, वेद पढ़ करके हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है। मंडी में बनियों को कहवाता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। वो जो पंडित आया था वो कहता था कि जितना जितना पैसा डाक खाना में जमा किए हो सब निकाल लो, क्योंकि सरकार का राज्य जाने वाला है, तुम लोग का पैसा बुड़ जाएगा, तो इसलिए अपना पैसा जल्दी जल्दी से निकाल लो। और तब जाकर के लहना सिंह को गुस्सा आया था और उसने क्या कहा था कि दोबारा कभी हमारे गांव में नजर मत पड़ना, नहीं तो खाल खींच लेंगे। ठीक है ना, यही बात है। समझ गए ना। क्लियर हो गया? सर इस बार टारगेट बोर्ड से कितने, देखो भाई इंटर का जो इस बार जो इंटर का एग्जाम हुआ था ना, उसका रिजल्ट शायद कल आ रहा है। इस बार इंटर का जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट कल आ रहा है। एक बच्चे पूछ रहे हैं कि सर वो जो रिजल्ट आ रहा है इसमें टारगेट बोर्ड के बच्चे का कितना रैंक आएगा? पहली बात तो ये बाबू कि टारगेट बोर्ड का 12th क्लास का जो पहला बैच है और उस पहले बैच के जो विद्यार्थी हैं वो आप लोग ही हैं। ठीक है ना। तो रिजल्ट की अगर हमें उम्मीद भी है तो वो आप लोगों से है। ठीक है ना।
अगर कोई झूठा दावा कर दे, कुछ लोगों को तो हम देखते हैं भाई कि जिस समय से पढ़ाना नहीं शुरू किए हैं और दावा कर रहे हैं कि हाँ बस हमारा ही रिजल्ट आ रहा है, हमारे बच्चे कितने रैंक लाएंगे, ठीक है ना। हम तो स्पष्ट कहते हैं भाई हमारा पहला बैच आप लोगों का है 12th क्लास का, ठीक है ना। तो रिजल्ट का जो उम्मीद है वो आप लोगों से है, हमें जो उम्मीद बचा है ना वो आप लोगों से उम्मीद है कि अगर अच्छा रिजल्ट लाएंगे तो आप लोग ही लाएंगे, और जितना उम्मीद हमें लगा करके रखना है वो आप ही लोगों से लगा करके रखना है। और आप लोगों का भी कर्तव्य है कि हाँ भाई एकदम सर रिजल्ट तो ऐसा लाएं कि सर को खुश कर दें, अपने माता पिता को खुश कर दें, अपने गांव घर वाले को खुश कर दें, ठीक है ना। समझ गए ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह का दायित्व बोधा और उसकी बुद्धि दोनों ही स्पृहणीय है, इस कथन की पुष्टि करना है। लहना सिंह का जो दायित्व है वो बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्पृहणीय है, इस कथन की पुष्टि करनी है। तो लिखेंगे हम लोग कि लहना सिंह एक सैनिक था, उसका कर्तव्य था रण क्षेत्र में लड़ना, साथ ही उसका यह भी कर्तव्य था कि वह घर समय पर सजग रहे। युद्ध भूमि में सैनिक को बड़ा सावधान रहना चाहिए। साथ ही उसका यह भी कर्तव्य था कि वह बोधा सिंह और सूबेदार हजारा सिंह के प्राणों की रक्षा भी करे, क्योंकि सूबेदारनी ने आंचल पसार करके यही भीख मांगी थी और हम देखते हैं कि उसने अपने सभी कर्तव्यों का पालन किया है। वह बहादुर है और पूरा सजग है। यह उसकी ही सजगता थी कि लेफ्टिनेंट साहब को उसने पहचान लिया जो नकली भेष बदल करके आया था। उसका दूसरा कर्तव्य था सूबेदार और बोधा सिंह की रक्षा। उस कसौटी पर भी वो खरा उतरता है, स्वयं जाड़ा खाता है, बोधा को अपनी जर्सी दे देता है, सुरक्षित खाई से भेज देता है। वह बुद्धिमान और विलक्षण समझ है। उसकी खाई में लेफ्टिनेंट साहब के भेष में एक जर्मन अफसर आ जाता है। यहां पर उसकी सूझबूझ क्या है, विलक्षण है। वह उसको बड़े कायदे से पहचान लेता है। वजीरा सिंह को पीछे के दरवाजे से भेजता है, सूबेदार को सावधान करके फिर बनावटी लेफ्टिनेंट सिंह की खबर लेता है। उसके कथन बड़े बुद्धिमतापूर्ण है। इस प्रकार उसमें ये दोनों विशेषताएं अपने चरम पर हैं, उत्तरदायित्व, बोध और बुद्धिमता। यानी कि लहना सिंह सिपाही होते हुए भर में भी बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है, और तभी तो जब लेफ्टिनेंट साहब का वेश बदल करके एक जर्मन सैनिक आया तो उसको वो बड़े आराम से पहचान लिया। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसंग एवं अभिप्राय बताइए। क्या प्रसंग एवं अभिप्राय बताना है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, सारी घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। देखो भाई ऐसा है कि ये बात सच्चाई भी है, आप लोग भी अपने गांव घर में जरूर सुने होंगे कि जब कोई आदमी मरने लगता है, जब उसका अंतिम समय होता है, तो पूरे जीवन का जो घटना चक्र है ना, जो जो वो अपने जीवन में किया है, करने वाला था या फिर कुछ सोच रहा था, कुछ प्लानिंग बना रहा था, वो सब कुछ उसे याद आने लगता है। तो इसलिए यहां पर कहते हैं लेखक कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति, स्मृति मतलब होता है याद, स्मृति मतलब क्या होता है? याद, ठीक है। स्मृति मतलब याद, यानी कि मृत्यु के कुछ समय पहले जो याद है वो एकदम स्पष्ट हो जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो लिखेंगे ये पंक्तियां उस समय की है जब उसने कहा था कहानी में लहना सिंह घायल होकर के बोधा सिंह को अस्पताल भेज देता है और स्वयं नहीं जाता है। फिर वह वजीरा से पानी मांगता है। उस समय उसकी चेतना में उसका अतीत उभर करके आता है और कह रहा है, व्याख्या भी करने के लिए बोल रहा है। तो लिखेंगे कि यह एक मनोवैज्ञानिक मान्यता है कि मृत्यु से पहले व्यक्ति का जो चित्त है वो पुरानी स्मृतियों में उलझ जाता है। यानी कि मृत्यु से ठीक पहले जो व्यक्ति का मन है, जो चित्त है, वो पुरानी स्मृतियों में उलझ जाता है। यानी कि जो पहले का जो घटना चक्र है उसमें समझने में वो लग जाता है और उसमें से वह स्मृति जो उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण स्मृति होती है उसकी चेतना में उभर आती है। साथ ही उससे संबंधित अन्य छोटी मोटी स्मृतियां भी उसके सामने एक एक करके आती चली जाती है। साथ ही वे घटनाएं अपने पूरे रंग के साथ उभर जाती है। अब तक जो कि सुस्त पड़ी हुई थी अथवा उस पर धुंध चढ़ गई थी वह भी साफ हो जाती है। लहना की भी अमृतसर में एक बालिका से भेंट और सूबेदारनी का आंचल फैलाना अब साफ साफ याद आ रहा था। यही उसके जीवन का मार्मिक प्रसंग था। ठीक है ना, समझ में आ गया? सर कोई कोई यूट्यूब पर आकर बोलते हैं कि
ऑफलाइन पढ़ने से बच्चा टॉपर वेरिफिकेशन में जाता है। जो बोलते हैं ना बाबू, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। जो बोलते हैं वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। कहीं पर ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि बच्चा, आजकल तो भाई हर क्षेत्र में ऑनलाइन ही पढ़ाई हो रहा है। लोग सरकारी नौकरी, यूपीएससी तक की जो तैयारी है वो ऑनलाइन से कर रहे हैं। तो जब सब जगह पर ऑनलाइन हो रहा है तो ये जो ऑफलाइन वाले जो कुछ टीचर हैं ना, वो चाहते हैं कि हम अपना अस्तित्व बचा करके रखें और कम से कम इसी बहाने ऑनलाइन वालों का बुराई कर दें और अपना कम से कम दुकान चलाते रहें। समझ गए ना, सच्चाई यही है, बाकी इसमें कोई ऐसा बात नहीं है। समझ गए। चलिए अगला है बाबू 11 नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मर्म स्पष्ट करें, यानी कि व्याख्या करना है। दो व्याख्या है 11वां नंबर क्वेश्चन, का और खा करके। तो का कह रहा है कि अब के हाड़ में ये आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों वहीं बैठ करके आम खाना, जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम है, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। इस पंक्ति का व्याख्या स्पष्ट करना है। मर्म मतलब व्याख्या स्पष्ट करना है। तो इस पंक्ति के बारे में प्यारे बच्चे हम लोगों को क्या करना होगा, लिखना होगा। तो लिखेंगे कि घायल लहना सिंह मृत्यु के आगोश में समाता चला जा रहा है, उसकी स्मृतियां उभर रही है, उसके साथ ही उसके मन में भावनात्मक दृश्य भी कौंध रहे हैं, जिनके साथ कल्पना भी उभर आई है। वह ग्रामांचल का व्यक्ति है, यानी कि गांव का व्यक्ति है, अतः वहां की स्थिति उसकी चेतना में उभर आना स्वाभाविक है। और वह गांव का आम का पेड़ याद करता है। कल्पना बड़ी सुखद है, सामयिक है और वह भावी कल्पना में डूब जाता है। इसी कल्पना से उसके सामने से उसकी मृत्यु का भय टलता जाता है। वह यह कल्पना करता है कि वह जिएगा, मृत्यु पर भी विजय पाएगा और सुखी जीवन भी जिएगा, यही उसकी जिजीविषा है। यानी कि जब लहना सिंह को गोली लगा था, जब उसका अंतिम समय था, तब उसको याद आता है कि अरे हम तो भाई बोले थे, सोचे थे कि घर जाएंगे तो इस बार आम खाएंगे, पूरा ये करेंगे वो करेंगे। समझ गए। तो इस प्रकार से करके प्यारे बच्चों वो जो उसका जो याद है ना वो उसे सता रहा है, यानी कि वो पहले का जो याद है वो उसे आ रहा है और उसको लग रहा है कि इस बार चाचा भतीजा मिल करके आम खाने का विचार बनाए थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तो इस प्रकार की यादें ना कुछ ताजी हो रही है। ठीक है। अच्छा, होली आ रहा है क्या? एक बच्चा लिख रहा है कि सर होली आ रहा है। अच्छी बात है, होली तो आएगा ही भाई, होली तो रुकने वाला है नहीं, जरूर आएगा। ठीक है ना। आप लोग भी एकदम आनंद से होली मनाइए, क्योंकि हो सकता है कि अगला बार टेंशन में रह जाएं आप लोग। अगर होली के पहले एग्जाम हो गया तब तो अच्छी बात है, अगर होली के बाद एग्जाम हुआ, लेकिन उम्मीद है कि होली के पहले, अगला बार 2025 में होली के पहले आप लोग का एग्जाम हो जाएगा। लेकिन अगर होली के बाद एग्जाम हुआ तब तो आप लोग का टेंशन होली में बढ़ जाएगा, लेकिन संभावना न के बराबर है। 2025 में होली के पहले आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है ना सर। ये फरवरी फर्स्ट वीक में तो ही एग्जाम हो जाता है, आपका भी वही होगा। चलिए ख नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। लहना सिंह जब अपने अंतिम समय में जी रहा है तो वो कहता है कि जब घर जाओ तो सूबेदारनी से कह देना कि हमें उसने जो कहा था वो मैंने कर दिया। क्या कहा था? कि जिस तरीके से तांगे के नीचे आने से हमारी रक्षा किए थे, उसी तरीके से युद्ध में हमारे बेटे और पति की रक्षा करिएगा। तो उसी बात को दोहराते हुए वो कहता है कि जाइए और कह दीजिएगा कि उसने जो हमसे कहा था वो मैंने कर दिया। समझ गए। तो लिखेंगे हम लोग कि प्रस्तुत पंक्तियां उस समय का चित्रण करती है जब युद्ध में लहना सिंह को शत्रु की गोलियां लग जाती है, वह बुरी तरह घायल हो जाता है तथा मरणासन अवस्था में पहुंच जाता है, यानी कि मरने के अंतिम पड़ाव में पहुंच जाता है। अपना अस्तित्व समय निकट जान करके अपना अंतिम समय निकट जान करके वह वजीरा सिंह से कहता है कि जब वह घर जाए तो सूबेदारनी से कहे कि उसने लहना सिंह को जो करने के लिए कहा था वो काम लहना सिंह ने पूरा कर दिया, अर्थात उसने अपने जीवन का त्याग करके उसके पति वजीरा सिंह वो उसके पुत्र बोधा सिंह के प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार उसने सूबेदारनी को दिया हुआ अपना वचन पूर्ण किया है। तो कुल मिलाकर के इस पंक्ति का यही आशय है कि जो अंतिम समय में लहना सिंह का जो स्मृति साफ हुआ, जो पहले वाला बात याद आ रहा है, उसी बात में वो कहता है कि उसने हमसे जो कहा था वो मैंने कर दिया। अब जा करके सूबेदारनी को कह देना कि जो उसने हमसे कहा था वो हमने पूरा कर दिया। समझ गए। चलिए यहां तक सारे बच्चे समझ गए। तो आपके किताब में शायद इतना ही क्वेश्चन है बाबू, नहीं और भी है, और भी है?
अच्छा, केंद्रीय भाव और शीर्षक, सटीक शीर्षक वाला एक क्वेश्चन और है, ठीक है ना। चलिए, ये वाला तो आपको क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा, तो हम कुछ क्वेश्चन बैंक वाला क्वेश्चन अब आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये जो आप पहला नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपके किताब में 13 नंबर क्वेश्चन है, समझ गए ना। किताब में क्वेश्चन नंबर 13 है, ये वाला क्वेश्चन किताब में है क्वेश्चन नंबर 13। यहां पर हम आपको बता रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, किताब में है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि हम आपको यहां पर बता रहे हैं। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, ठीक है। तो उसने कहा था, यानी कि ये जो हमारा कहानी है, तो लिखेंगे हम लोग कि देखिए 2020 का ये क्वेश्चन है, 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2020 बिहार बोर्ड परीक्षा में। तो लिखेंगे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित कहानी उसने कहा था एक प्रेम कहानी है, यह दिव्य प्रेम कहानी है। ऐसी कहानी देखने को नहीं मिलती है, ऐसा समाज में भी घटित नहीं होता है। अब की प्रेम कहानियां शरीर स्तर पर संचारित होती है। शरीर स्तर पर संचारित मतलब समझ रहे हैं, अभी का जो प्रेम कहानी होता है वो समझिए कि एक ये क्या उसको कहते हैं, हवस होता है। अभी जो प्रेम होता है ना, वो बलिदानी वाला प्रेम नहीं होता है कि भाई तुम्हारे लिए जान दे देंगे, बस कहने के लिए होता है कि तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे, तुम्हारे लिए जान दे देंगे। तुम कहो तो ये गाना सुने होंगे एक कि अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। तो सिर्फ कहने के लिए है कि भाई सितारा तोड़ करके तुम्हारी कदमों में बिछा देंगे, एक सितारा तक उनसे नहीं टूट पाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो प्रेम कहानी है ना, वो मॉडर्न युग का प्रेम कहानी है, जो सिर्फ कहने के लिए है। कथनी और करनी में अंतर होता है। कथनी आप लोगों का या हम लोगों का या फिर अभी के जो समाज के लोग हैं उनका होता है, या और जो करनी है वो बाबू लहना सिंह का था। तो यही है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित कहानी उसने कहा था एक प्रेम कहानी है, यह दिव्य प्रेम कहानी है। ऐसी कहानी देखने को नहीं मिलती है, ऐसा समाज में भी घटित नहीं होता है। अब की प्रेम कहानियां शरीर स्तर पर संचारित होती है। यह गुलेरी जी की कहानी है जिसमें दिव्यता, उदारता और भावों की निष्ठता विद्यमान है। यह कहानी शुद्ध प्रेम की कहानी है, यह प्रेम की सात्विक कहानी है। यह कहानी तामसिकता और वासनात्मकता से परहेज रखती है, यानी कि यह भोग विलास और वासना वाली कहानी नहीं है, ये उससे बिल्कुल अलग हट करके प्रेम बलिदान की कहानी है। समझ गए ना। क्या मेरा कमेंट आपको दिख रहा है सर? क्यों नहीं दिखेगा भाई उत्सव गुप्ता जी, आपका कमेंट हमें दिख रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिरंगी मैम के बाग में क्या क्या था देख लीजिए, ये 2019 का क्वेश्चन है। तो लिखेंगे कि फिरंगी मैम के बाग में मखमली सी हरी घास है, फल एवं दूध की वर्षा में कर देती है। तीसरा, लप्टन साहब उसने कहा था कहानी का जो पात्र है कि जेब में क्या बरामद हुआ था। तो लप्टन साहब की जेब में क्या बरामद हुआ था? बेल के आकार के 3 गोले बरामद हुए थे, जो बम का गोला होता है ना, वो बरामद हुआ था। तो ये 2019 और 2022 का क्वेश्चन है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए बाबू। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन, ये सभी जो कहानी है ना, ये सभी जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि लहना सिंह ने बोधा सिंह के प्रति किस त्याग का परिचय दिया। ये 2018 का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया। सोच लीजिए, सोच लीजिए कि जो क्वेश्चन आपके किताब में नहीं दिया गया है वो क्वेश्चन भी पूछा गया है। यानी कि सिर्फ किताब वाला क्वेश्चन याद कर लेने से आपका काम नहीं चलेगा। कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो किताब के बीच बीच से भी क्वेश्चन उठा करके दिया जा रहा है। तो सिर्फ किताब वाला क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा बाबू, उसके लिए आपको बीच बीच से क्वेश्चन देखना पड़ेगा, जिधर से भी जितना क्वेश्चन हो सके आपको याद करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है कि लहना सिंह ने बोधा सिंह के प्रति किस त्याग का परिचय दिया था। तो लिखेंगे लहना सिंह ने बोधा सिंह की जान बचा करके अपनी जान दे दी, सूबेदार की भी जान बचा करके अपनी जान दे दी। तो सूबेदारनी ने लहना सिंह को पति और बेटे की रक्षा करने को कहा था, ऐसा ही लहना सिंह ने कर दिया। ऐसा त्याग दिव्य एवं क्या है, प्रशंसनीय है। ऐसा त्याग जल्दी कोई नहीं कर सकता है। चलिए उसके बाद बोधा सिंह कौन है, ये 2016 का क्वेश्चन है कि बोधा सिंह कौन है। तो आपको पता है ना कि बोधा सिंह कौन है, सूबेदारनी का बेटा है, या फिर कह सकते हैं सूबेदार हजारा सिंह का बेटा है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग कि
बोधा सिंह सूबेदार का बेटा था और युद्ध में वो लहना सिंह और सूबेदार के साथ गया था। लहना सिंह ने युद्ध में उनकी जान बचाई और अपनी जान दे दी, क्योंकि सूबेदारनी से उसका दिव्य प्रेम था, वासनात्मक कलयुगी प्रेम नहीं। बोधा सिंह की प्राण रक्षा लहना सिंह ने कर दिया। तो ये प्यारे बच्चे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बोधा सिंह और लहना सिंह, बोधा सिंह के बारे में था। उसके बाद है कि लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। लहना सिंह के प्रेम के बारे में आपसे लिखने के लिए कह रहा है। तो लहना सिंह का प्रेम कहानी तो आपको पूरा हम बता ही चुके हैं कि प्रेम बलिदान की ये कहानी है, तो वो एक सच्चा प्रेमी भी है। तो लिखेंगे कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। लहना सिंह का सूबेदारनी के प्रति प्रेम अत्यंत दिव्य प्रेम था। बचपन का परिचय और प्रेम दिव्य प्रेम में विकसित हुआ। उसने सूबेदारनी के पति एवं पुत्र की रक्षा युद्ध में की। इस उपक्रम में लहना ने अपना ये प्राणोत्सर्ग भी कर दिया। लहना सिंह का ये प्रेम बलिदानी प्रेम है, यानी कि प्रेम बलिदान की शुरुआत में इसे मैं आपको बताते आ रहे हैं कि यह एक प्रेम बलिदान की कहानी है। तो लहना सिंह का जो प्रेम है एक बलिदानी प्रेम है, जिसमें वो अपने प्राणों के भी बलिदान दे चुका है। कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है बाबू, जो कि क्वेश्चन बैंक वाला ही है, ठीक है ना। लहना सिंह का चरित्र चित्रण करें। हालांकि लहना सिंह का चरित्र चित्रण हम आपको पहले भी करके एक बार दिखा चुके हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कितना में दिखाए हैं? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लहना सिंह का परिचय क्वेश्चन नंबर 3 में करवा दिए हैं। तो वो वाला सेम टू सेम आंसर भी आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन 2017, 2018 और 2021 में पूछा गया है। 2017, 2018 और 2021 में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो लहना सिंह का चरित्र चित्रण करना है और क्वेश्चन नंबर 3 में हम आपको बताए हैं लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। तो दोनों क्वेश्चन एक ही है, तो वो वाला क्वेश्चन भी यहां पर आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 वाला। उसके बाद फिर सबसे लास्ट में है कि ये कहानी का सारांश लिखना है। ये भी आया था 2011 में और 2011 में और 2014 में। 2011 में और 2014 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कब कब? 2011 में और 2014 में। तो बाबू 2011 और 2014 का जहां तक बात है, तो कहानी का सारांश यानी कि कहानी को शॉर्टकट में करके लिखना। तो अगर आप लोगों को ये कहानी को अगर शॉर्टकट में करके लिखने के लिए बोले कि इस कहानी को शॉर्टकट में करके लिखिए, तो क्या आप लोग इस कहानी को शॉर्टकट में करके नहीं लिख सकते हैं? बताइए तो। क्या आप लोग इस कहानी को शॉर्टकट में करके नहीं लिख सकते हैं? सारांश खुद से नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। हालांकि हम भी लिख करके बता दिए हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कहानी को प्यारे बच्चों शॉर्टकट में करके आप लिख लीजिएगा, वही आपका क्या बन जाएगा? कहानी का सारांश बन जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद 2 क्वेश्चन व्याख्या करने वाला है। ये देख लीजिए, व्याख्या करने वाला क्वेश्चन है जो कि दीर्घ उत्तरीय में पूछता है 5 नंबर का। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। इस लाइन का आपको क्या करना है? व्याख्या करना है। ये सब क्वेश्चन बैंक वाला क्वेश्चन है। हम क्या बोले कि हम बाबू क्वेश्चन बैंक वाला भी क्वेश्चन बताते चल रहे हैं और आपकी किताब वाला भी, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, अगर इसी क्वेश्चन का बात किया जाए तो ये आपके किताब में नहीं है, लेकिन परीक्षा में तो पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे भी क्वेश्चन हमें पढ़ने पड़ेंगे जो किताब में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। समझ गए ना? ऐसे भी क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। तो क्या लिखेंगे हम लोग? उक्त लिखित कथन द्वारा लिखा गया है। इस पूरी पंक्ति में कवि ये कहना चाहता है कि जिस तरह घोड़े को अगर अनुरोध फिराया नहीं जाता है। घोड़ा जानते हैं, घोड़ा एक ऐसा जानवर है जिसको अगर डेली मालिश नहीं करिएगा, मसाज नहीं करिएगा, तो वो बिगड़ जाएगा। कल ही हमारा एक आदमी से बातचीत हो रहा था कि वो बोल रहे थे कि जो आदमी घोड़ा पोसता है, जो आदमी घोड़ा पालता है, और जितना सेवा वो घोड़ा को करता है, अगर उतना सेवा अपने माँ बाप को कर ले लोग ना, तो बहुत ज्यादा पुण्य प्राप्त होगा। जानते हैं, घोड़ा रखना बड़ा आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। जो आदमी घोड़ा रखता है ना, उसको डेली मसाज करता है, डेली उसका पैर दबाता है, शरीर दबाता है, डेली उसको बालों को एकदम रगड़ता है, समझ गए ना, जिसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं खरहारा करता है। तो इस प्रकार से घोड़ा को बहुत ज्यादा सेवा किया जाता है। तो उस आदमी का कथन तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है कि जितना लोग घोड़ा का सेवा करता है, अगर उतना अपने माँ बाप का सेवा कर ले तो उसे बहुत ज्यादा पुण्य प्राप्त होगा। तो उनका भी कहना बिल्कुल उचित ही है। समझ गए ना? तो देखिए, कह रहा है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। तो हम लोग लिखेंगे
उक्त लिखित कथन द्वारा लिखा गया है कि यहां तक तो बता ही दिए, उसका वाक्य फिरना पसंद, ये उसका वाक्य फिरना बंद कर दिया जाता है तो वह एक तरह से अदिलय हो जाता है। यानी कि अगर घोड़े को घुमाना फिराना अगर बंद कर दीजिए तो वो बिगड़ जाता है, और जब भी उसे भेजा जाता है तो वह उसे छोड़ देता है, आसानी से नहीं मिलता है। और जिस तरह से सैनिक जंग लड़ने की बारी आती है तो उनका खून खौल उठता है, उनका जोश चरम पर होता है, पर अगर उनके सैनिक जंग के मैदान में ही नहीं चढ़ते हैं तो उनकी सेना कम हो जाती है और स्वास्थ्य पर गलत असर है। इसी तरह कवि यह कहना चाहता है कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए, जिस तरह घोड़े बिना जीवित नहीं रह सकते, जिस तरह से बिना लड़े जीवित नहीं रह सकते हैं, उसी तरीके से मनुष्य बिना कर्म के जीवन नहीं जी सकता है। तो कुल मिलाकर के बाबू, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, इसका अर्थ आप लोग आराम से लिख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी हम आपको बता दिए हैं। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं के करके याद सामने आने लगती है। मृत्यु के कुछ समय पहले, ये वाला क्वेश्चन हम आपको कब बताए हैं? 10वां नंबर क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, किताब का 10वां नंबर क्वेश्चन, किताब का क्वेश्चन नंबर 10 है ये वाला। ठीक है ना, किताब का क्वेश्चन नंबर 10 है ये वाला, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोनों को, ये बाकी जितने भी सारे क्वेश्चन थे वो प्यारे बच्चों हम आपको बता दिए। क्वेश्चन बैंक वाला भी क्वेश्चन पूरा बता दिए और आपका किताब वाला भी पूरा क्वेश्चन बता दिए। अगर इतना पढ़ लिए तो भाई साहब, इससे बाहर हट करके क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपके परीक्षा में। सर मेरे मामा घोड़ा पालते हैं, बहुत अच्छी बात है, देखिएगा कभी उनको, बहुत सेवा करेंगे घोड़ा का, और फिर देखिएगा कि उनका अपने पिताजी को कितना सेवा करते हैं, ये भी देखिएगा। ठीक है ना। कौन सा पाली में पूछा गया है? अरे भाई इतना नहीं लिखा रहता है, ये बस पूछा गया है, पहली सीटिंग में पूछा गया हो चाहे दूसरी सीटिंग में पूछा गया है तो पूछा गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो आज प्यारे बच्चे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पूरा आपको करवा दिए हैं। ठीक है ना। अब अगली क्लास में हम आपको पूरा ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, अगली क्लास में पूरा हम आपको ऑब्जेक्टिव करा देंगे। अगली क्लास कोशिश करेंगे कि हम कि कल ही ले लें, समझ गए ना। अगली क्लास हम कोशिश करेंगे कि कल ही ले लिया जाए, क्योंकि उसके बाद फिर होली आ जाएगा तो कहीं आप लोग होली में व्यस्त हो जाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि होली से पहले हम इसका पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दें, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि कल करवा दें। हालांकि करवा ही देंगे, कोशिश क्या करना है, कोशिश ये पूरा प्रयास रहेगा कि कल आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाए। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है ना, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा, और सभी प्रश्न का उत्तर आपको याद हो जाएगा। सभी प्रश्न का उत्तर याद हो जाएगा, ये आप लोग याद से कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है ना। बाकी कल की क्लास में हम आपको पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे, ऑलरेडी प्यारे बच्चों एक टेस्ट के रूप में हम आपसे कराएंगे। ठीक है ना। यानी कि एक टेस्ट लेंगे और उस टेस्ट में हम ये देखेंगे कि आप कितना ऑब्जेक्टिव सही कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप सब्जेक्टिव बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिए हैं तो ऑब्वियसली आप ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। तो कल हम यही देखेंगे कि आप ऑब्जेक्टिव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर में अभी भी आपको प्रॉब्लम है, तो ये आपको हम कल दिखा देंगे। ठीक है। हाँ सर, कोशिश करेंगे याद करने का, बिल्कुल। चलिए सर, क्लास बहुत अच्छा लगा, बहुत मस्त सर, मन हल्का हो गया और पढ़ने में मजा भी आया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चे कल वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।